नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश शुरू होता है 323 ईसा पूर्व से और जो कि समाप्त होता है 184 ईसा पूर्व में जाकर के। मौर्य वंश में कहानी बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा चैनल जीएस विद जीडी आपको जीएस से संबंधित जानकारी देते रहा है और करंट अफेयर से संबंधित भी जानकारी आपको देता है। समय समय पर हम आपको तमाम नई चीज़ों से अपडेट कराते जाएंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि आज की जो चर्चा है वह मौर्य वंश पर होनी है। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि मौर्य थे कौन, आखिर मौर्यों का जिक्र कहाँ से आया। तो ब्राह्मण साहित्य विशेषकर पुराणों में ये कहा गया है कि मौर्य एक शूद्र वर्ण के लोग थे। ब्राह्मण साहित्य विशेषकर पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है, जबकि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल जाति का यानी कि कुलहीन वर्ग का यानी कि शूद्र भी माना गया हमको। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मौर्यों को कुलहीन माना गया है यानी कि शूद्र माना गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म राजा नंद जो थे, नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ था और मुरा से होने के कारण ही इन्हें मौर्य कहा जाता है। विष्णु पुराण के टीकाकार के अनुसार जो चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था वह नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ था। मुरा से होने के कारण इन्हें मौर्य कहा जाता है। और जबकि यूनानी साहित्य ये मानता है कि मौर्य सामान्य कुल के थे, यानी कि सामान्य कुल के लोग, सामान्य परिवार के जो लोग थे वो लोग मौर्य थे। जैन साहित्य के एक रचनाकार हैं हेमचंद्र के अनुसार ये माना जाता है कि मौर्य मोर पालने वाले समुदाय के लोग थे, इसीलिए इन्हें जो है मुखिया का पुत्र माना जाता है, यानी कि ये मुखिया के पुत्र थे, मोर पालने वाली जाति के थे, इसलिए इन्हें मौर्य कहा गया है। जबकि दिव्यावदान एक पुस्तक है, दिव्यावदान पुस्तक में केवल एकलौती ऐसी पुस्तक है जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। हालांकि उसके बाद के ज़्यादातर विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय ही मानते हैं। तो हम यह क्लियर कर लें कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं मौर्यों के संबंध में कि मौर्य कौन थे। सबसे पहले चर्चा जो हम करते हैं मौर्य वंश के शासकों में वह है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासक रहा। चाणक्य की सहायता से इसने अपने जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य की सहायता से इसने मगध साम्राज्य के आखिरी शासक जो थे उनको पराजित करके, घनानंद को पराजित करके, हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको नंद वंश के बारे में बताया, मगध के उत्कर्ष के बारे में बताया है, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ये बात है 305 ईसा पूर्व की। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था और सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य की एक संधि हुई, जिस संधि में 500 हाथियों के बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। उन 500 हाथियों के बदले में सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, जोड्रेसिया और काबुल का क्षेत्र दे दिया,
तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और मेगास्थनीज को अपने दरबारी के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि सिकंदर के आक्रमण के बाद के जो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वहां पर जाकर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को लगभग रौंद दिया था। ऐसा मानना है प्लूटार्क का, ऐसा मानना है जस्टिन का। उसका साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा था कि जो कि उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था। आप कल्पना करके देखिए कि वर्तमान भारत से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था और पूर्व में बंगाल तक फैला था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश भी आप उसे कह सकते हैं, वो भी बंगाल ही था। बंगाल तक, उत्तर में ये कश्मीर तक फैला हुआ था और दक्षिण में इसका विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के हिस्से यानी मैसूर तक फैला हुआ था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान से लेकर के बांग्लादेश तक और कश्मीर से लेकर के कर्नाटका तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चाणक्य ने प्रशासन से संबंधित एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उसने प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। चंद्रगुप्त के समय में ही सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मूलतः जैन धर्म को मानने वाला था, वो जैन धर्मावलंबी था और उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त पूरी तरीके से जैन धर्म को मानने वाला था और उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। एक बार मगध में 12 वर्ष तक का अकाल पड़ा। उस 12 वर्ष के अकाल के कारण चंद्रगुप्त का राज्य से मोह भंग हो गया और उसने अपने पुत्र के पक्ष में अपनी गद्दी को त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में कर्नाटक में है और वहां पर जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ियों में काया क्लेश द्वारा, यानी कि जिसे जैन धर्म में संलेखना विधि कहा जाता है, संलेखना विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी लेखक जस्टिन का ये मानना है कि चंद्रगुप्त को ही सेंड्रोक्रोटस कहा जाता है। विलियम जोन्स ने यह कहा कि वास्तव में सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है। ये विलियम जोन्स ने कहा था और यूनानी लेखक जस्टिन ने कहा कि सेंड्रोकोटस नाम का एक शासक था, जिसे जस्टिन ने वेरीफाई किया, यह सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त ही था और इसका अन्य नाम एंड्रोकोटस भी है। यानी चंद्रगुप्त के अन्य नाम सेंड्रोकोटस और सेंड्रोक्रोटस या एंड्रोक्रोटस है। और पालीब्रोथम को उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता है, ऐसा स्ट्रेबो ने माना था। अभी तक हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया और 298 में उसका पुत्र बिंदुसार यहाँ का शासक बना, जिसने 272 ईसा पूर्व तक यानी तकरीबन 26 वर्षों तक भारत में शासन किया था। और बिंदुसार, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोकोटस या अमित्रघात भी कहा जाता है।
अमित्रघात का ऐसा अर्थ होता है कि अमित्रघात कहते हैं शत्रुनाशक को। ऐसा व्यक्ति जो शत्रुओं का नाश कर दे उसे कहते हैं अमित्रघात। दिव्यावदान जो पुस्तक है, उस पुस्तक में ये मान लिखा गया है कि बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए थे। उन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को और अपने पुत्र अशोक को भेजा था। यूनानी शासक जो उस समय था एंटियोकोटस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का अपना एक राजदूत भेजा था और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी जिससे बिंदुसार सलाह लेता था। बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त के ठीक उलट चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध में उसे मिला लिया। यानी कि जो मगध का विस्तार दक्षिण क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक तक था, वह उस मगध का विस्तार बिंदुसार के समय में और दक्षिण तक हो गया और इसकी मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई थी। अभी तक जो हमने आपको मौर्य वंश के बारे में बताया, उसमें हमने मूलतः 2 शासकों का जिक्र किया, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार। अगले वीडियो में हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे। तब तक नमस्कार।